हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस लॉ को प्रपोज किया था हेल्महोल्ट्ज एंड रॉबर्ट मेयर ने। दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी because it is related to conservation of energy in different process। समझे बच्चों कि इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट प्रोसेस में एनर्जी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इस लॉ में क्या बोला गया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी चेंज्ड और कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ गए बच्चों कि इसमें क्या बोला गया है कि एनर्जी को ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है और ना ही डेस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ये केवल प्रोसेस में वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ओके, तो यही मैंने लिखा है कि दिस लॉ प्रपोज्ड बाय हेल्महोल्ट्ज एंड रॉबर्ट मेयर। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट दैट, अब ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। समझ गए बच्चों कि इसमें ये बोला गया कि एनर्जी को आप क्रिएटेड नहीं कर सकते हैं, डेस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, ये केवल प्रोसेस में वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाती है। ओके, अब आता है कि इस लॉ का जस्टिफिकेशन क्या है। आप कैसे कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है। तो देखो, कुछ हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या एग्जांपल्स जिसमें हमें ये पता चलता है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। कैसे कि टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट कैन अंडरगो अ चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। आपने देखा होगा आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें हम देखते हैं कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यह है कि सिस्टम में ना तो एनर्जी अंदर गई है ना एनर्जी बाहर आई है, तो पूरी प्रोसेस में, पूरी एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम के अंदर की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। और यही ये कह रहा है कि प्रोसेस तो चलेगी, प्रोसेस में एनर्जी केवल कन्वर्टेड होती है, डेस्ट्रॉयड नहीं होती, क्रिएटेड नहीं होती। तो ये बताता है ये लॉ कि किस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दूसरा है कि आप देख लो किसी भी रिएक्शन में कि अगर कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अगर उसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है और वही कंपाउंड अगर डिकम्पोज्ड हो जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में, तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यही लिखा है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे H2O लिक्विड फॉर्म में है, हम इसे इतनी एनर्जी 286.4 किलो जूल दें तो ये डिकम्पोज्ड होगा H2 और O2 कंपोनेंट एलिमेंट्स में। और जब ये कंपोनेंट्स एलिमेंट जो है कंबाइंड होते हैं और H2O लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप देख रहे हैं इतनी एनर्जी रिलीज्ड भी हो रही है। तो इतनी एनर्जी इसके फॉर्मेशन में लग रही है, तो इतनी एनर्जी इसके डिकम्पोजिशन में लग रही है, तो इतनी एनर्जी इसके फॉर्मेशन में रिलीज्ड भी हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है। ओके, सिर्फ इसका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्जन चलता है। तो आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ के लिए। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके लिए क्या एक इक्वेशन बनती है। तो देखो, सपोज हम ये माने कि ये हमारे पास एक सिस्टम है। ओके, इसकी इनिशियल एनर्जी है E1। क्या है ये? इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो क्या है? E1। ओके, क्यू हीट absorbed by system। सपोज सिस्टम ने Q हीट एब्जॉर्ब की एंड W वर्क डन ऑन सिस्टम। हमने सिस्टम पर W वर्क किया। इफ फाइनल एनर्जी
of system is E2, then E2 is equal to E1 plus Q plus W according to first law of thermodynamics। समझ गए ना कि ये कोई सिस्टम था जिसकी इनिशियल एनर्जी थी E1, इसको Q हीट दी गई, मतलब सिस्टम ने Q हीट एब्जॉर्ब की और उस पर एक W वर्क भी किया गया। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि टोटल एनर्जी, ठीक है, अब सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ठीक है, सच एज E1 प्लस Q प्लस W, ये सबको जोड़ देंगे तो E2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉयड तो हो नहीं रही है, केवल जुड़ जाएगी। और आगे बढ़ा दे तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W और डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब इट इज इक्वेशन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये डेल्टा E। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि Q पॉजिटिव होगा और, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, W पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम, Q नेगेटिव होगा, हीट रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम, ओके बच्चों, एंड W भी नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय सिस्टम। मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम इसमें पुटअप करेंगे और डेल्टा E को कैलकुलेट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि W और Q की जो वैल्यूज हैं उनको उनके साइन के साथ न्यूमेरिकल रखना होगा, तब हमें डेल्टा E का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर जो डेल्टा E है ये एक स्टेट फंक्शन है ना, जबकि Q सेपरेट या W सेपरेट स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन इनका सम डेल्टा E है, तो हम ये कहेंगे कि Q प्लस W ऑल्सो स्टेट फंक्शन। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, मैं पहले कुछ लिमिटेशंस बता दूं फर्स्ट लॉ के। तो देखो, फर्स्ट लॉ एनर्जी और वर्क, इनके बीच का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन तो है, लेकिन ये जो लॉ है ना, ये कितना एनर्जी कितने वर्क में चेंज हो सकती है या कितना वर्क एनर्जी में चेंज हो सकता है, इसके एक्सटेंट को नहीं बताता। मतलब फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि दिस लॉ नॉट गिव द एक्सटेंट ऑफ एनर्जी विच कन्वर्टेड इनटू वर्क, कि कितनी एनर्जी वर्क में चेंज हो सकती है। अगर ये लॉ ये कहता है कि एनर्जी डिसअपियर हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग टोटल वर्क हो जाएगा, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा है कि दिस लॉ नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये सिस्टम, ये जो लॉ है ये कहता है कि सिस्टम में अगर यहाँ की हीट डिसअपियर हो जाए तो इतनी ही हीट इसे यहाँ पर अपियर हो जाएगी, लेकिन अगर ये पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फ्लो, हीट का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसके बारे में फर्स्ट लॉ में कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। डज नॉट एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यूनिवर्स में जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चल रहे हैं या इरिवर्सिबल चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, उनको कहाँ से एनर्जी मिल रही है, इनकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें फर्स्ट लॉ में कहीं कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा डज नॉट गिव डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके अलावा हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डिफरेंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, तो ये कुछ इसके क्या है, लिमिटेशन। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली and reversibly from pressure of 2 atm to 10 atm. What is delta E, W and Q? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम पहले यहां देखेंगे
कि W क्या होगा। तो देखो यहाँ पर है प्रोसेस कंप्रेस हो रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, और मैंने आपको बताया है कि इस तरह का कोई वर्क पूछा गया हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, W इक्वल टू -2.303 nRT log। अब यहाँ पर प्रेशर की बात की गई है, तो यहाँ पर प्रेशर देखो आप, तो यहाँ एक रिलेशन होता है P1/P2। ओके, तो W इक्वल टू -2.303 इंटू मोल कितना है बच्चों, 1 मोल इंटू R। हम यहाँ कैलोरी में ले लें, T कितना हो जाएगा, कितना है टेम्परेचर 27, तो 300 log कितना चेंज हो रहा है प्रेशर 2 atm टू 10 पे, तो ये हो जाएगा 2/10। ध्यान रखें P1 है 2, तो P2 कितना हो गया बच्चों 10, या W इक्वल टू 2.303 इंटू 2 300 log। हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, हम इसका साइन हटा दें, मींस हमने इसको ऐसा लिख दिया 10/2, तो ये माइनस से क्या प्लस हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, log यहाँ पर 10/2 इक्वल टू log 5.7 के आसपास की वैल्यू होती है, तो 2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू 0.7 जो आ रहा है 966 कैलोरी के आसपास, 9.06 कैलोरी। आप सॉल्व करें तो लगभग यही आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आई। अब आपसे पूछा गया है इसके आगे कि आपको कैलकुलेट करना है कि इस प्रोसेस में क्या डेल्टा ई है और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले तो हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ओके, और आइडियल गैस है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा ई क्या होगा बच्चों, 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आइडियल गैसेस होती हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा ई में भी इस तरह से एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा इंटरनल एनर्जी में, तो डेल्टा ई क्या होगा 0। तो देन ई इक्वल टू क्यू, मतलब 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखें आप कि आपके पास W की वैल्यू क्या है, वही इसका जो है हीट से रिलेटेड है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा -966.0 कैलोरी। इसका मतलब है कि जब गैस में कंप्रेशन होगा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो इतनी हीट जो है सिस्टम से निकल के बाहर हो जाएगी, मतलब ये हम कहेंगे कि हीट रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम। तो यहां तक बात समझ गए, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि द वर्क डन बाय सिस्टम इज 8 जूल व्हेन 40 जूल हीट सप्लाइड टू इट, व्हाट इज डेल्टा ई। तो देखो बच्चों यहां पर आ जाए नंबर 1, मतलब सेकंड नंबर का आंसर नंबर 2 है। हम रिलेशन जानते हैं डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, यहां पर क्यू सिस्टम हीट सप्लाइड टू द इट सिस्टम, मतलब यहां पर जो ये है Q है वो कितना हो जाएगा बच्चों 40 जूल। W द वर्क डन बाय सिस्टम, तो W माइनस में लिखेंगे 8 जूल। ये क्या है सिस्टम हीट जो है सब हीट सप्लाइड ऑन सिस्टम, ये तो समझ गए ना, सिस्टम को सप्लाइड की जा रही है तो ये ऐड हो जाएगी। ये लिखा है वर्क डन बाय सिस्टम, तो ये नेगेटिव रहेगा बस, तो हम यहां आ जाए डेल्टा ई इक्वल टू क्यू हम रखेंगे 40 प्लस और माइनस में आ गया 8, तो डेल्टा ई कितना होगा बच्चों 32 जूल। इतना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इतनी हीट मिली थी उसमें से इतना वर्क कर दिया, तो बाकी जो डिफरेंस बचा वही तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा ना। ओके, यहां तक आ गए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ओके, यहां से हटाएंगे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस अब्सॉर्ब 120 जूल हीट एंड एक्सपांड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.10 atm फ्रॉम 0.5 to 2.0 लीटर, व्हाट इज द W एंड डेल्टा E। सबसे फर्स्ट हमें यहां देखना होगा कि प्रेशर अगेंस्ट ये कह रहा है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट सिस्टम जो है कितना लीटर से कितना लीटर। तो आपको पता है कि जब सिस्टम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपांड होता है या हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका जो फॉर्मूला लगता है
उसके लिए W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो W इक्वल टू माइनस 1.10 इंटू, यहाँ पर ध्यान देना है कि V2 जो है वो है 2.0, V1 है 0.5, P एक्सटर्नल है आपके पास 1.10, तो यहाँ पर 1.10 2.0 माइनस 0.5 और आगे आ जाए तो ये आएगा 1.10 इंटू 1.5 और लीटर ATM, ये लगभग 1.67 के आसपास आ रहा है लीटर ATM। ओके, आप इसे जूल में चेंज कर लेंगे क्यों कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो जूल में है, तो आप जानते हैं कि 1 लीटर ATM इक्वल टू 101.325 जूल, सो W इक्वल टू माइनस 1.67 ठीक है इंटू 101.325 जूल, तो W इक्वल टू देखें आप कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से तो ये आ रहा है कि 167.7 जूल। अब यहाँ तक आप देख रहे हैं W कैलकुलेट हो गया, हमें कैलकुलेट करना है W, तो W तो ये कैलकुलेट कर लिया आपने। अब आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा E, तो डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, तो डेल्टा E सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है 120 जूल और उसमें से 16 आप देख रहे हैं कि प्लस यहाँ पर है माइनस 167.7 जूल, तो यहाँ पर ये एनर्जी चेंज आप देखेंगे निगेटिव आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उससे कहीं ज्यादा वर्क हो गया, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ गए? ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप क्या कह रहे हैं कि सिस्टम absorb 20 किलो जूल हीट एंड does 10 किलो जूल वर्क। बहुत इजी है ये, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, यहाँ पर Q है सिस्टम ने कितनी एनर्जी 20 किलो जूल, वर्क कितना किया है बच्चों वर्क एंड डज 10 किलो जूल, तो माइनस 10 किलो जूल, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 10, तो डेल्टा E कितने का चेंज आ गया बच्चों, प्लस ये है 20 से 10 तो 10 किलो जूल, इतनी एनर्जी 20 किलो जूल एब्जॉर्ब की, 10 किलो जूल का वर्क किया, तो 10 किलो जूल बच गई, वही डेल्टा E के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट QW डेल्टा H इन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 127 फ्रॉम 10 to 20 लीटर। अब यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ है आइडियल गैस का 127 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमें रिलेशन देना होगा W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, तो W इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू मोल्स कितने बच्चों 1 मोल, तो यहाँ हो गया 1, R आप ऐसे ले सकते हैं 25/3, T कितना है और 127 मतलब 400 हो गया यहाँ पर 270 ठीक है 273 और 127 लॉग वॉल्यूम चेंज हो रहा है 20 to 10 यहाँ पर, तो V2 कितना है 20, V1 कितना है बच्चों 10, T कितना है 127 मींस 400, R तो आप जानते हैं कि 8.314/2 सॉरी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या मैंने इसको 25/3 इस तरह से लिखिए। तो आप इससे W कैलकुलेट करना है, आप चाहें तो इसे जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो माइनस 2.303 इंटू 25/3 इंटू 400 इंटू लॉग 2 हो जाएगा, और लॉग 2 की वैल्यू होगी 3010, तो W देखो क्या आएगा, मान लो x आ गया। ओके, आपने इसे कैलकुलेट करना जूल में, ये वैल्यू जो भी आती है x। अब आपको यहां पर पूछा है कि Q और डेल्टा H, तो ध्यान रखें कि अब यहां पर कौन सा प्रोसेस है बच्चों आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जब कंडीशन होती है तो डेल्टा E0 होता है डेल्टा H0, किसके लिए आइडियल गैस। अब आपके पास रिलेशन होगा डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, ये 0 है तो Q प्लस W, तो W इक्वल टू माइनस Q मींस ये माइनस और माइनस वर्क जो भी आपने कैलकुलेट किया
तो वो आपके पास चूंकि W तो सॉरी यहाँ पर आ जाएंगे Q इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस W, तो Q इक्वल टू माइनस, और ये जो भी आपने कैलकुलेट किया वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। ओके, तो आप इसे नोट करें।